नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये आपका ईवीएस का सेट 17 है। इससे पहले की सारी वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ये वीडियो आपकी पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर आधारित है, ठीक है, जो कि आपके यूपी टेट सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है आपका, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? अधिविन्यास, अवलोकन, लिखित प्रश्न या जांच सूची? तो रेटिंग स्केल में किसका उपयोग होता है? वो है अवलोकन का, है ना। अगला प्रश्न आपका, नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबाला हुआ टेपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल या बिहार? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह केरल में बहुत चाव से खाया जाता है, तो केरल का है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को मनाने वाले त्योहारों को आपको बताना है। ऑप्शन है आपके दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दूसरा ऑप्शन है आपका दीपावली, गुरु नानक जयंती या रक्षाबंधन। तीसरा ऑप्शन है आपका होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। और चौथा ऑप्शन है आपका होली, रक्षाबंधन या गुरु नानक जयंती। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार हैं आपके होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक जयंती। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। प्रश्न को आपको इस तरीके से समझना है, अगर प्रश्न को घुमाकर भी पूछता है तो आपको किसी तरीके से गलत नहीं होना है, तो इसलिए प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ें और आपके जो ऑप्शंस हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो आपके जो पर्यावरण अध्ययन की जो 6 मुख्य जो थीम है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता है तो ये आराम से आप कर लेंगे। ऑप्शन है आपके काम और खेल, आवास, भोजन और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो पहले तो आप जो 6 थीमें हैं उनके बारे में जानिए। पहली आपकी जो थीम है वो है भोजन, दूसरी है आवास, तीसरा है परिवार और मित्र, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं या कैसे करते हैं, है ना। तो ये 6 थीम है। अब आपको बताइए इनमें से कौन सी मैंने नहीं बोली है? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, काम और खेल, ये मैंने नहीं बोली है, यही थीम नहीं है, ठीक है। बाकी जो मैंने बताई है आप उनको नोट डाउन ज़रूर करते चलें। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? कक्षा निदर्शन, पाठ्य पुस्तक का पठन, किस्से कहानियाँ या शिक्षक द्वारा व्याख्या? तो पर्यावरण अध्ययन अगर आप करा रहे हैं कक्षा में और बच्चों को आप अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी प्रभावशाली विधि हो जाएगी शिक्षक द्वारा व्याख्या। आप जितना अच्छी व्याख्या कर लेंगे, बच्चे को समझा लेंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चे आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न है आपका, चेराओ नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। देखिए दोस्तों, अगर आप अपना पेन कॉपी लेके नहीं बैठे तो बैठ जाइए, क्योंकि मैं साथ ही साथ प्रश्न के जो जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं ना उनके इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बताता चलूँगा, आप उनको नोट डाउन करते चले, है ना। तो ये सारी चीज़ें जरूर नोट डाउन कर लें। तो चेराओ जो नृत्य है वो कहाँ का है? बिल्कुल आंसर सही है आपका, मिजोरम, है ना। अगर हम बात करें झारखंड की, झारखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो जैसे सरोहल है, फगुआ है, इस तरीके के जो ये नृत्य हैं ये झारखंड में है। और मणिपुर की आपको पता ही होगा, मणिपुरी, यहाँ का तो नृत्य है मणिपुरी, है ना। मेघालय का इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, नोंग फ्रेम नृत्य, है ना, नोंग फ्रेम। इस दिन क्या होता है ना कि ये कुंवारे लड़के और लड़कियाँ ये नृत्य करते हैं वहाँ पर झारखंड में, ठीक है। तो आपको इसका चेराओ जो नृत्य है वो मिजोरम हो जाएगा। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसके आंसर दे देंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि, बछेंद्री पाल या कर्णम मल्लेश्वरी? तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसको प्राप्त है और वो वेट लिफ्टर है? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या ज्ञात से अज्ञात? तो कौन सा होता है? यह बिल्कुल सही है, ज्ञात से अज्ञात। बच्चे को हम डायरेक्ट अज्ञात चीज़ें तो पूछ नहीं सकते हैं ना, उसको पहले ये पूछते हैं कि आप पानी जानते हो, तब बच्चे कहेगा हाँ पानी जानते, तब हम पानी से रिलेटेड वाष्प, संघनन, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, तब बच्चे को इंटरेस्टिंग लगेगा ना। तो ज्ञात से अज्ञात हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 9 है, उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है? सागौन, आयरन वुड, साल या चीड़?
तो उष्णकटिबंधीय वनों में कौन कौन से पाए जाते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे साल, सागौन, नीम, शीशम, ये सब हैं उष्णकटिबंधीय, चीड़ है ना। तो कौन सा नहीं पाया जाता वो आपका हो जाएगा आयरनवुड, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, EIA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट, एनवायरनमेंट एंड इम्पैक्ट एक्टिविटी, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो EIA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। और अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप इससे पहले की वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिए आप, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है? नाइट्रीफाइंग, केचुआ, शैवाल या कवक। देखिए आपको प्रश्न से ही आपको हिंट मिल जाएगी अगर थोड़ा भी आपको जानकारी। जैसे वर्मी कंपोस्ट लिखा हुआ है, वर्म मीन्स क्या होता है? केचुआ। तो वर्मी कंपोस्ट किससे बनेगी? केचुए से बनेगी, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका केचुआ। देखिए वर्मी कंपोस्ट से क्या होता है ना, जो मिट्टी वगैरह होती है बहुत अच्छी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है ना। अगला प्रश्न है आपका, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का क्या उद्देश्य है? मतलब किस उद्देश्य से वो ऐसी चीज़ें करती है ना। ऑप्शन है आपके संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में या अवलोकन कौशलों में। तो किस में सुधार करना चाहती है इन प्रश्नों से, इस तरीके के प्रश्नों से? यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा चिंतन कौशलों में। देखिए ऐसा है, जहाँ पर भी आपको कल्पना है ना, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, इस तरीके के वर्ड मिल जाए तो ये हमेशा चिंतन से ही संबंधित होते हैं। तो कल्पनापरक है तो चिंतन कौशलों में राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। प्रश्न नंबर 13 है आपका, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या यानी राज्यसभा में कितनी है? संसदीय सीटों की संख्या यानी राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 12, 18, 16 या 31। आप अपना पेन कॉपी चलाने का आपका टाइम आ गया, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में संसदीय सीटों की संख्या है 31। चलिए समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 1950 से पहले चीज़ों को क्या कहा जाता था? उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, है ना। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत, 1950 से पहले। यहाँ पर वर्तमान में मैं आपको बता दूँ, लोकसभा की 80 सीटें हैं, लोकसभा की पूछा जाए तो 80 है, राज्यसभा की 31 है, विधानसभा में आपको 403 सीटें हैं और विधान परिषद में अगर बात करें तो 100 सीटें हैं, है ना। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो भी लाइक कर दीजिए। काफ़ी अच्छे हमने आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर कर दिया करिए। हम इतनी मेहनत करते हैं, आप हमारा इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके राजनीति के निर्देशित सिद्धांत से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। तो ये किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार से, है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको हम बताते हैं। अनुच्छेद 222 के अनुसार क्या होता है? एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर। और कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। ये अनुच्छेद 222 के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताया, आप उसको चाहो तो नोट भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपका, EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? यानी प्रश्नोत्तर जो तकनीक है वो किसके लिए सबसे अच्छी है? प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न के लिए। अच्छा, आप जब कक्षा में अपना प्रश्न उत्तर करेंगे, बच्चे से कुछ पूछेंगे, बच्चा आपको बताएगा तो बच्चा में ना एक्साइटमेंट हो जाएगी उसके अंदर, चलो इसका आंसर हम बताएंगे, पता नहीं सर ने क्या अच्छा सा पूछा है, चलो और सोचते हैं। तो ये जो आपके कक्षा में प्रश्नोत्तर जो तकनीक है वो सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न के लिए होगी ना। इससे क्या है ना, प्रश्नोत्तर तकनीक से बच्चे में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसको हम शांत कर सकते हैं, उसका समाधान तुरंत कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? 5, 7, 9 या 11। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके हो जाएंगे 11। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्न में से किससे संबंधित है? संघ,
राज्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निदेशक तत्व से। तो भाग 4 किससे संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपका आंसर, राज्य के नीति निदेशक तत्व से। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। जो संविधान का भाग जो 4 है उसके अनुच्छेद 36 से 51, कौन से 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, भाग के अलावा हो सकता है आपसे अनुच्छेद भी पूछ ले, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है नीति निदेशक तत्व, तो वह 36 से 51 के अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत है। और भारत के भाग 3 और भाग 4 इनको मिलाकर संविधान की आत्मा तथा चेतना ये कहलाते हैं। भाग 3 और 4 जो हैं ये संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। प्रश्न आपसे बन सकता है संविधान की आत्मा तथा चेतना कौन से भाग मिलकर कहलाते हैं? तो भाग 3 और भाग 4 है ना। तो राइट आंसर प्रश्न के हिसाब से फिलहाल हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। प्रश्न नंबर 18 है आपका, निम्न में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो लेह लद्दाख में किस तरीके के मकान बने होते हैं, आपको उनकी विशेषताएं बतानी है। ऑप्शन है आपके सामने, पेड़ के तनों से बनी लकड़ियों की ढालू छतें, दूसरा है आपका निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, तीसरा ऑप्शन है आपका पत्थर, मिट्टी और चूने से बड़ी मोटी दीवारें, और चौथा है लकड़ी के फर्श। तो इन चारों में से लेह लद्दाख के मकानों की क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। ऑप्शन आपको देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा होगा, या दूसरा तीसरा चौथा होगा, या तीसरा चौथा पहला, या पहला दूसरा और चौथा। चलिए देखिए, आपको मैं बता दूं, जो लेह और लद्दाख हैं ये भूकंप वाले क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं, है ना। तो भूकंप से बचने के लिए क्या जो सुविधाएं हो सकती है, देखिए जो इनका पहला ये सही है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ियों की ढालू छतें होती हैं, ठीक है। दूसरा, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये भी सही हो जाएगा, निचली मंजिल में से कोई खिड़कियां नहीं बनती हैं यहाँ के मकानों में। तो और अगला प्रश्न आपको देखते हैं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये नहीं है। और लकड़ी की फर्श, लकड़ी से बने ज़्यादातर जो मटेरियल से बनते हैं मकान वो सही हो जाएंगे। तो कौन सा आपका हो जाएगा, पहला दूसरा और चौथा। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में पहला दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, है ना। अगला ऑप्शन आपको प्रश्न को लगा है आपका, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, जड़ें, पंखुड़ियाँ, तना या रंध्र। रंध्र यानी स्टिग्मा भी इसको कहते हैं। तो पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, रंध्र यानी स्टिग्मा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। पत्ती के सतह पर रंध्रों की संख्या कितनी होती है, लगभग 250 से 300 प्रति वर्ग मिलीमीटर में, है ना। 250 से 300 प्रति वर्ग मिलीमीटर। और रंध्रों द्वारा हम आपकी स्पेशलिटी इसको बता देते हैं, प्रश्न बन सकता है, रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन भी होता है, और रंध्रों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अगर आपसे कभी प्रश्न बन जाता है वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के किस भाग से होता है, तो रंध्रों के द्वारा, है ना। और CO2 तथा O2 का आदान प्रदान भी रंध्रों के द्वारा होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए यार। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है, दारू यानी जाइलम, दूसरा आपका ऑप्शन है वल्कल यानी फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है दारू तथा वल्कल दोनों, या चौथा ऑप्शन है तने अथवा जड़ का आवरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधों की जड़ों से उनकी पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का है ना। चलिए, यानी दारू का। इसके इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, जाइलम एक संवहन ऊतक होता है, और दूसरा संवहन ऊतक कौन सा होता है, वो होता है फ्लोएम, है ना। रसारोहण की क्रिया भी जाइलम के द्वारा होती है। अगर प्रश्न आपसे बनता है रसारोहण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो वो जाइलम के द्वारा होती है। और जाइलम का निर्माण जो होता है वो 4 कोशिकाओं के द्वारा होता है। पहली है वाहिनियाँ, दूसरी है वाहिकाएं, तीसरा होता है जाइलम तंतु, और चौथा होता है जाइलम मृदूतक, है ना। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन है आपके, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वा से, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से, या लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम से। तो किसके द्वारा मलेरिया की जांच की पहचान हो पाती है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम से, है ना। प्रश्न नंबर 22 है, टूटता तारा यानी उल्का क्या है। ऑप्शन है आपके, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, दूसरा है आपका एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, तीसरा ऑप्शन है आपका उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, और चौथा ऑप्शन है आपका एक समान गति से चलने वाला तारा। तो देखिए, जो टूटता तारा होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये एक उल्काब होता है, जैसे ये वायुमंडल में प्रवेश करता है वैसे घर्षण की वजह से ये आग पकड़ लेता है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी जो हिमालय से नहीं संबंधित है? गंगा, जमुना, सतलज या रावी? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सतलज। ये गंगा से परे की नदी है ना। प्रश्न नंबर 24 है आपका, पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को चुनिए। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोल, डीजल और बायोगैस। दूसरा है मोम, कोल, तार, ग्रीस। तीसरा है पेट्रोल, केरोसिन, चारकोल। और चौथा हो जाएगा आपका एलपीजी, पेट्रोल और बायोगैस। तो इनमें से जो पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद हैं वो कौन से हैं? जी बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर हो जाएगा मोम, कोल, तार और ग्रीस, है ना। अगला प्रश्न है आपका, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई या अरावली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको रखना है। ऐसी नदी आपको बतानी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हो, ठीक है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यही आपका सबसे क्रम सही है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, है ना। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? आगरा, भोपाल, धुले या ग्वालियर? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 3 है उससे कौन सा नहीं जुड़ा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भोपाल, है ना। भोपाल जो है उससे नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा। दूसरा है अग्निशामक यंत्र। तीसरा है अग्नि निरोधक प्रणाली या चौथा अग्नि रहित यंत्र? ये बिल्कुल राइट आंसर इसका सही हो जाएगा अग्निशामक यंत्र। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनको रखना चाहिए, है ना। प्रश्न नंबर 29 है, एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितने किलोमीटर है? 107 किलोमीटर, 304 किलोमीटर, 207 किलोमीटर या 80 किलोमीटर? तो लंबाई कितनी है? 207 किलोमीटर। आज का आपका लास्ट प्रश्न है। हाँ, साथ में हम आपसे एक बोनस प्रश्न भी पूछेंगे, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। चलिए पहले ये प्रश्न देख लेते हैं। बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ट्रांसजेनिक पौधा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम आपसे पूछते हैं आज का बोनस क्वेश्चन, ठीक है। भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसमें प्रख्यापित किया गया है वो कौन सा है? सबसे पहले कौन सा अधिनियम बनाया गया पर्यावरण संरक्षण के लिए? जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम या ध्वनि प्रदूषण अधिनियम? इसका आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।